हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास जो मिले हैं, ए है चिरांद, बी है महागढ़ा, सी है हल्लूर एंड डी है बुर्जहोम। बुर्जहोम में मिले हैं। ओके, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन नियोपैथेलिक युगीन गर्तवास जो मिले हैं वो मिले हैं बुर्जहोम में। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? मध्य पाषाण युग जो है वो 9000 साल पहले, बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले, मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ करीब 18000 साल पहले, एंड डी है इसमें नवपाषाण युग का आरंभ करीब 12000 से 10000 साल पहले। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? तो वो यह है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ करीब 12000 साल पहले। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तवारीख का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तवारीख के विषय में सही नहीं है? ओके, तो नहीं है पूछा है। तो ए है, तवारीख की भाषा जो है अरी थी। तो ये गलत है, क्योंकि तवारीख की भाषा जो थी वो अरी नहीं थी। तवारीख की भाषा जो होती थी वो फारसी होती थी। ये गलत है। ओके, राइट है ये। और सेकंड है, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो ये करेक्ट है। सी है कि तवारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। एंड डी है, ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो इसमें जो गलत है फ्रेंड वो ए हो जाएगा। तवारीख की भाषा जो थी वो अरी नहीं थी, फारसी थी। ओके, तो ये गलत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी बी सी डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया? तो ए है केरल का मंदिर रंगमंच, एंड बी है चेरों के राज्य कार्य निर्वहन की कला, एंड सी है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र, एंड डी है संगीत। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम निम्नलिखित में से किस पर लिखा गया था? तो वो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र पर लिखा गया था। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए बी व कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। तो ये करेक्ट है। एंड बी है इसमें कि यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल राजपूत ही रहा करते थे। तो ये गलत है। ओके, ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए कहता है कि धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदाय समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। ओके, एंड बी है इसमें कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो ए एंड बी क्या है, दोनों सही है और ए जो है वो बी की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है, भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड, उन्हें किसानों के लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। ये भी करेक्ट है। एंड जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। तो ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमार जीवोम नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इसकी लेखिका कौन है? तो ए है आशापुर देवी, बी है कादम्बनी गांगुली, सी है राजसुंदरी देवी एंड डी है इंदिरा देवी चौधरानी। ओके, तो अमार जीवोम नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है और इसकी लेखिका कौन है? तो वो है राजसुंदरी देवी। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो ए है सतनामी आंदोलन, बी है मथुआ पंथ, सी है ब्रह्मो समाज एंड डी है सनातन धर्म सभाओं के। तो हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो मथुआ पंथ के नेता थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें। ए है कि राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों का सुधारकों की तरफ वर्णन किया गया था। तो यस, ये करेक्ट है। और आर है, वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड को पढ़ें तथा सही उत्तर का विकल्प चुनें। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को जो
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जो है कालखंडों में बांटा था, ना कि प्राचीन, मध्यम तथा आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा था, लेकिन प्राचीन, मध्यम तथा आधुनिक में नहीं, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में बांटा था, तो ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड कि मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता था, तो ये करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा क्या है फ्रेंड, करेक्ट है और पहला गलत है, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कहता है कि बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया, तो ये करेक्ट है, ये गलत है। ओके। एंड कथन बी है कि उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार्थत्व को प्रस्तुत करता है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी जो है दोनों गलत है, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन जो है आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था, तो ए है सामाजिक विकास, बी है लैंगिक समानता, सी है राजनीतिक समाधान, एंड डी है आर्थिक विकास, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, आर्थिक विकास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया था, बी है क्योंकि इनका आकार इतना बड़ा नहीं कि इसे ग्रह माना जाए, एंड सी है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल से बाहर हो गया है, एंड डी है क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। ओके। तो प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार जो है इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है में कितने बजे होंगे? ए है 6:30 अपराह्न, बी है 3:30 अपराह्न, सी है 1:30 अपराह्न, एंड डी है 1:30 अपराह्न, तो राइट आंसर ही सी 1:30 अपराह्न। ओके। 1:30 पूर्वाह्न, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके। तो बहुत से लोग पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है, तो बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है, तो ये भी करेक्ट है। पहला दूसरा करेक्ट है। ओके। और तीसरा क्या है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा जहाँ अधिक जनसंख्या है, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वो सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाए? तो वो है 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 अपराह्न पर उसे ऑनलाइन जुड़ना होगा। ओके। ताकि वो सेमिनार में भाग ले पाए, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के निम्नलिखित लक्षण पर विचार करें। फर्स्ट है रंग, गठन, मोटाई, ह्यूमस की मात्रा एंड पारगम्यता। ओके। तो मृदा के लिए निम्नलिखित पर विचार करना है, तो उसमें जो है फर्स्ट है रंग, सेकंड है गठन, एंड थर्ड है फ्रेंड मोटाई, एंड फिफ्थ है पारगम्यता। ह्यूमस की मात्रा ये गलत है। ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? ओके। तो पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जो जाकर मिलती है वो है नर्मदा नदी, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः जो है किन खनिजों की बनी हुई है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का संबंध निम्न में से किस गैस के बढ़ने के साथ है? ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑर्गन, एंड डी है ऑक्सीजन। तो भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध जो है फ्रेंड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के साथ है, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड को पढ़ें। फर्स्ट है फ्रेंड कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यस करेक्ट है। सेकंड है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। एंड थर्ड है कि तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है, तो ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा जो है फ्रेंड वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा जो है रेखा रखता है? तो ए है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है म्यांमार, एंड डी है बांग्लादेश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, बांग्लादेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, सेकंड है उच्च जीवन प्रत्याशा, सी थर्ड है बच्चों की अधिक संख्या, एंड फोर्थ है निम्न मृत्यु दर। तो जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है उच्च जन्म दर को और बच्चों की अधिक संख्या को दर्शाता है। तो पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उदाहरण को पढ़ें। अमेरिका के विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति के बाद
राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ए है अपकर्ष कारक एवं अप्रवास, बी है प्रतिकर्ष कारक एवं अप्रवास, सी है अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास एंड डी है प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। तो राइट आंसर जो होगा वो इसी हो जाएगा फ्रेंड, अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो ए है मक्का, बी है कॉफ़ी, सी है चाय, डी है कपास। राइट आंसर डी हो जाएगा कपास को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्वक तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व किसने किया था? तो ए है जॉन लुइस, बी है सेंट साइमन, सी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड डी है जेसी जैक्सन। राइट आंसर सी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ एक संस्था है जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक जो है गैर सरकारी संगठन है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट है इसमें जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का जो होता है वो अंग होता है, तो ये गलत है। सेकंड है गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है? तो फर्स्ट है नियमित, सेकंड है अनुशासित, थर्ड है अनियमित एंड फोर्थ है संगठित। तो जो आर्थिक रोजगार की श्रेणी नहीं है वो है अनुशासित जो है वो नहीं है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानून तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो फर्स्ट दहेज लेना, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को मानसिक यातना देना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ओके, तो निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वो है वैवाहिक बलात्कार। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आप 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? ए अवधी, बघेली, बुंदेली एंड कन्नौजी। राइट आंसर इस हो जाएगा बुंदेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? तो ए है जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनाता है, बी है जो विभिन्न संचार माध्यमों का सावधिक इस्तेमाल करता हो, सी है जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न उठाए, एंड डी है जो किसी एक संचार माध्यम का प्रतिबद्ध दर्शक हो। तो संचार माध्यम के संदर्भ में एक सजग दर्शक जो होता है वो जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन भारतीय संविधान की क्या है समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं? वन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो ए भारतीय संघ न्यायालय, बी है पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, सी है ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय एंड डी है बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो वो है भारतीय संघीय न्यायालय। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थानीय 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? ए है बम्बई उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय एंड डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय जो था फ्रेंड वो 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था? वो है बम्बई उच्च न्यायालय। राइट आंसर इज ए। जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है कबीर एंड डी है प्रेमचंद। तो जूठन के लेखक जो है फ्रेंड वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हास्याकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? ए है मुस्लिम, बी है आदिवासी, सी है सिख एंड डी है ट्रांसजेंडर। तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हास्याकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? तो वो था मुस्लिम, क्योंकि सच्चर कमेटी मुस्लिम समुदाय के हास्याकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था। और सच्चर कमेटी के जो लेखक थे वो थे फ्रेंड आर.बी. सच्चर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति को उसकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती हैं, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है रूढ़िबद्ध धाराएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है दोनों राइट है और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं, भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर 2 कथनों का विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और कथन बी है, यह काल विभाजन इस विचार पर आई था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें बी जो है, बी और ए दोनों सही है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र सम्मिलित है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है? तो ए है वृत्त रेखा, पाई चार्ट, बी है गांव का मानचित्र, सी है समय रेखा, एंड डी है तापीय ऊर्जा संयंत्र के चित्र। राइट आंसर इज ए, वृत्त रेखा या पाई चार्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को हम कहते हैं। ए है रुचि उन्मुख अन्वेषण, बी है वन अन्वेषण, सी है समस्या उन्मुख अन्वेषण, एंड डी है खुला अन्वेषण। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, खुला अन्वेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है। ए है शिक्षक प्रस्तुतिकरण, बी है कक्षा निरूपण, सी है कक्षा परिचर्चा, एंड डी अन्वेषण। तो ए, बी और सी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए है प्रभावशाली दिखने के लिए किसी भी विषय पर पाठ्य योजना को लंबा और विशिष्ट शब्दावली वाला होना चाहिए। बी है इसमें पाठ्य योजना को कक्षा में शिक्षक को अपना प्रभुत्व थोपने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। सी है इसमें पाठ्य योजना को सुरम्य और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। एंड डी है सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना नियंत्रित होनी चाहिए ताकि विवादास्पद विषयों पर परिचर्चा से बचा जा सके। ओके, तो आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वो यह है, पाठ्य योजना को सुनम्य और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना के में थोड़ा छोटा होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है कि लिखित सामग्री का विविध तरीके से पाठ किया गया अर्थ निकाला जा सकता है। तो उपयुक्त कथन जो है क्या उपलक्षित करता है? तो ए है कक्षा में समान समझ पर पहुंचने के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। बी है एक शिक्षक की भूमिका में पाठ्य पुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। सी है शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। एंड डी है पाठ्य पुस्तक की ज्ञान को दिया गया है कि के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ व्याख्या हेतु बहुत कम अवसर है। ओके, तो लिखित सामग्री का विविध तरीके से पाठ किया गया है और अर्थ निकाला जा सकता है क्योंकि शिक्षकों का अध्यापन के समय जो होता है वो पाठ सामग्री का पुनः परिभाषित करना एवं पुनः अर्थ निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? तो कौन सा देता है? तो ए कक्षा में ऊंचे स्वर में पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सेकंड है निबंध लिखना, थर्ड है वाग्मिता में भाग लेना, एंड फोर्थ है सामूहिक परिचर्चा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, सामूहिक परिचर्चा। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? ओके, ए राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान दर्शाना, बी है विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी होने का प्रदर्शन करना, सी है भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता दर्शाना, एंड डी है विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। तो छात्रों में विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित जो है वो कर लिया जाता है क्योंकि विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में कार्टून जो होता है, ए की कोई भूमिका नहीं है और वे विवाद पैदा करते हैं, बी है वे कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान बहुत ही नीरस है, एंड सी है अधिगमकर्ताओं को कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित करते हैं, एंड डी है एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देख पाता है। ओके, तो अति उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जिसमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में जो है कार्टूनों का जो होता है वो एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं। ओके, और जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देख पाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता है क्या है? तो ए है शिक्षार्थियों की नौकरी की क्षमता, कौशल तथा वेतन पैकेट को बढ़ाने के लिए, बी है यदि आवश्यक हो छात्र अपनी पसंदीदा विषय को चुन सकें, सी है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करना, एंड डी है छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और रुचियों
को विकसित करने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शास्त्र के अन्वेषण रणनीति के मौलिक उपयोगिता जो है वो यह है कि छात्रों में सामाजिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती है तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है और वह बच्चा ए प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, बी है आलोचनात्मक साक्ष्यों का प्रदर्शन कर रहा है, सी है श्रेणीगत एवं वर्गीकरण कर रहा है, डी है स्थानीय दशाओं में अनुप्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, श्रेणीगत एवं वर्गीकरण कर रहा है। ओके, करेक्ट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए। तो फर्स्ट है, विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करने के लिए समझना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। एंड सेकेंड है, संस्कृतियों एवं समाज में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानियों व विचारों पर जोर देना चाहिए। ये करेक्ट है। एंड थर्ड है, कक्षा में नोटिस बोर्ड पर समय रेखा जो है दर्शाना चाहिए। तो दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं। उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को जो है प्राथमिक स्रोत मानेंगे। तो ये है रविन्द्रनाथ की घरे बाहरे। एंड बी है जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। ओके, एंड सी है ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी। एंड डी है ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना। ओके, तो उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु जो प्राथमिक स्रोत में आता है वो आएगा जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं। अध्यापक जो है ए है सैंपट कार्य करेगा, बी है मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, सी है अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा, एंड डी है एक समय से दूसरे समय में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। ओके, तो एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है। तो जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक जो है एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह क्या है, यदि वह सहयोग आधारित है, यदि वह परिचर्चा आधारित हो, यदि वह प्रतिक्रियात्मक रिफ्लेक्टिव हो। ओके, हर सप्ताह की जाए ये गलत है, ए बी सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन जो है प्रासंगिक हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसमें ग्लोब, सेकंड है ग्राफ, थर्ड है टाइमलाइन एंड फोर्थ है मानचित्र। ओके, तो मानचित्र जो होते हैं उसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा तथा प्रतीक। ओके, इसमें जो है विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जो है पूछा है, तो दिशा संबंधी जो है वो हो जाएगा ग्लोब। ओके, और ग्राफ जो है वो नहीं होगा, टाइमलाइन भी नहीं होगा, मानचित्र हो जाएगा। ओके, विद्यार्थी की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन प्रासंगिक हैं, वो होगा ग्लोब और मानचित्र। ओके, ए और डी राइट हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। ओके, तो ये करेक्ट है। कथन बी है कि अन्वेषण ऐसे विषयों प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों को सहायता करेंगे। ओके, तो ये गलत है। तो एक सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य जो है वो यह है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं अधिगम की शैली का पता करना। ये करेक्ट है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए हैं। तो ये गलत है। सी है अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना। ये करेक्ट है। एंड डी है स्व आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। तो ये करेक्ट है। ए सी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तर को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में जो है वो है, इसमें पहले होगा अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना। ओके, अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना। उसके बाद होगा सूचना अभिलेख। ओके, उसके बाद होगा एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना। एंड फिर होगा सुधार के लिए सूचना का प्रयोग। ओके, पहले होगा सी, फिर होगा ए, फिर डी, फिर बी। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।